हेलो फ्रेंड्स, अरविंद स्टडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में डिटेल से पढ़ा था। तो आज के इस वीडियो में मौर्य वंश को डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें जितने भी शासक हुए हैं उनको एकदम क्रम वाइज याद करने की कोशिश करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। आज के इस वीडियो में इन तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जहाँ पे ट्रिक की आवश्यकता होगी वहाँ पे ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मगध पे 7 राजवंशों ने शासन किया, तो इसकी हमने एक ट्रिक बताई थी, हसीन, माशूका, 7। तो हा से हो जाएगा हर्यक वंश, सी से हो जाएगा शिशुनाग वंश और ना से हो जाएगा नंद वंश, मा से हो जाएगा मौर्य वंश, सा से हो जाएगा शुंग वंश और का से हो जाएगा कण्व वंश, 7 से हो जाएगा सातवाहन वंश। तो ये 7 राजवंशों ने मगध पे शासन किया। चलिए मौर्य साम्राज्य के बारे में शुरू करते हैं। तो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना हुई 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहा है। तो इसी बीच जितने भी मौर्य साम्राज्य के सम्राट हुए, इसी के बीच में उनका शासनकाल रहा है। तो सबसे पहले मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी, फिर बिंदुसार ने शासन किया और अशोक। इन तीनों के ही शासनकाल से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखेंगे कि इसके बाद मौर्य साम्राज्य के जो शासक हुए हैं उनसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं जो एग्जाम में क्वेश्चन उनसे पूछे जाएं। तो ये 3 ही शासक जो हैं ये महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। सबसे ज़्यादा अशोक के शासनकाल से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन तीनों को एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एकदम डिटेल से। तो मौर्य साम्राज्य 322 से 185 ईसा पूर्व का शासनकाल का रहा है। मौर्य वंश से संबंधित जानकारी है वो साहित्य स्रोत से प्राप्त होती है, विदेशी विवरणों से प्राप्त होती है और पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त होती है। मौर्य साम्राज्य के बारे में जो जानकारी है इन 3 स्रोतों से प्राप्त होती है। तो साहित्यिक स्रोतों के बारे में देखते हैं। तो साहित्यिक स्रोत को कई भागों में बांटा गया है। साहित्यिक स्रोत में ब्राह्मण ग्रंथ आ जाते हैं, बौद्ध ग्रंथ आ जाते हैं और जैन ग्रंथ आ जाते हैं। ये साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तो इन तीनों को देखते हैं। ब्राह्मण, बौद्ध एवं जैन साहित्यों से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में देख लेते पहले हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथों में पुराण आ जाते हैं, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र आ जाती है, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस और पतंजल का महाभाष्य, इनसे मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथों में देखते हैं अगर, तो बौद्ध ग्रंथ में दीप वंश और महावंश टीका, दिव्यावदान आदि प्रमुख हैं। इनसे मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और जैन ग्रंथ के बारे में अगर देखें तो जैन ग्रंथ में भद्रबाहु का कल्प सूत्र एवं हेमचंद्र का प्रशिष्ट प्रवन आदि प्रमुख हैं। इनसे मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब इसके बाद देखते हैं विदेशी विवरण। तो विदेशी विवरण में विदेशी लेखकों में स्ट्रेबो, प्लिनी, जस्टिन और निरार्कस आदि महत्वपूर्ण हैं, जिन्होंने मौर्य वंश के बारे में लिखा है। जस्टिन एवं यूनानी विद्वानों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस की उपाधि दी, यानी सेंड्रोकोटस से उसकी पहचान की। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान किसके रूप में की, तो चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की है। मैगस्थनीज के बारे में देख लेते हैं। तो मैगस्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, यानी सेल्यूकस जो निकेटर है उनका यह राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था यह। इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें पाटलिपुत्र का विस्तार से वर्णन देखने को मिलता है। इंडिका के लेखक कौन है, तो इंडिका का लेखक मैगस्थनीज है। एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखते हैं पुरातात्विक स्रोतों के बारे में। तो पुरातात्विक स्रोत हैं इस काल के अशोक के जो अभिलेख हैं वो अत्यधिक महत्वपूर्ण रहे हैं। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना आप देखते हैं। तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध पर नंद वंश का शासक धनानंद का शासन था। नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद, इसका मगध पर शासन था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राजनीतिक गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद को पराजित कर मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम म्यूर था। तो मूर जिसका संस्कृत में अर्थ होता है मौर्य, इसीलिए इस वंश का
नाम मौर्य वंश पड़ा। मौर्य वंश के प्रमुख शासकों के बारे में देखते हैं। तो मौर्य वंश के जो प्रमुख शासक हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इनका जो शासनकाल रहा है 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के प्रथम शासक तथा संस्थापक थे, जो 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित कर मगध के शासक बने और चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्रधानमंत्री बनाया था। तो चाणक्य के कुछ अन्य नाम भी देखने को मिलते हैं। चाणक्य को ही विष्णुगुप्त और कौटिल्य कहा जाता है। धनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की पुत्री दुर्धरा से विवाह किया था। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त के कुछ अन्य नाम भी दिए हैं। तो इसे प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का नाम एंड्रोकोटस कहा गया है और जस्टिन के अनुसार सेंड्रोकोटस की उपाधि दी गई है। 1793 में सर विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम यह बताया कि यह नाम चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर ने मगध पर आक्रमण कर दिया था। जो सेल्यूकस निकेटर था वो मगध पर आक्रमण कर दिया था, किंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित किया और उसकी पुत्री कर्नेलिया से, इसको हेलेना भी कहा जाता है, उससे विवाह कर लिया। जिसके बदले में जो सेल्यूकस निकेटर था, जब वो युद्ध में हार गया तो उसके बदले में उसे अपने 4 प्रांतों को चंद्रगुप्त मौर्य को देना पड़ा। तो 4 प्रांत थे, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। ये 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को उसने दिए और जिसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी भेंट में दिए थे। इस वीडियो का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप तक पहुंचते रहें। सेल्यूकस निकेटर अपना राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। और जो मेगास्थनीज है, इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी, जिससे मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। जैन गुरु भद्रबाहु से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया था, जिसने कर्नाटक में श्रावण बेलगोला नामक स्थान पर 298 ईसा पूर्व में संलेखना पद्धति, यानी जिसे उपवास पद्धति भी कहा जाता है, यानी भूखे रहकर एकांत में बैठकर उपवास द्वारा प्राण त्याग देना, तो उसी विधि द्वारा यानी संलेखना विधि द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए थे। उसके बाद में बिंदुसार ने 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया, जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार को अमित्रा घात भी कहा जाता है। तो अमित्रा घात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक, यानी शत्रुओं का नाश करने वाला। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिसको दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को भेजा, जो विद्रोह को दबाने में असफल रहा। उसके बाद में इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा, जो बहुत ही क्रूरता के साथ में इस विद्रोह को दबाने में सफल रहा। सीरिया के शासक एंटियोकस ने अपना राजदूत डायमेक्स को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार ने सीरिया के शासक से 3 चीज़ों की मांग की थी: सूखी अंजीर, अंगूरी मदिरा, एक दार्शनिक। दार्शनिक का अर्थ होता है किसी राज्य का दर्शन, यानी किसी राज्य को कैसे चलाया जाता या उस राज्य का मानचित्र। तो जो सीरिया सम्राट थे वो सूखी अंजीर और मदिरा तो दान में दे दिए, वहाँ से भेज दिया था, परंतु जो तीसरी मांग के संबंध में उन्होंने कहा यह यूनानी कानून के अनुसार इसका क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता है या कानून के अनुसार अवैध है, तो इसको हम नहीं दे सकते हैं। बिंदुसार के काल में भी चाणक्य प्रधानमंत्री थे, यानी जो चाणक्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के भी प्रधानमंत्री रहे हैं और बिंदुसार के काल में भी ये प्रधानमंत्री
थे। बिंदुसार आजीविक संप्रदाय के थे। तो मौर्य काल का महत्वपूर्ण शासक हुआ है अशोक। यहाँ से सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो अशोक का जो शासनकाल रहा है वो 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा है। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। इससे पहले अशोक उज्जैन का राज्यपाल था, यानी जो राज्याभिषेक से पहले अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। अशोक की मां का नाम सुभद्रांगी था। महाबोधि वंश तथा तारानाथ के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार से विचलित होकर अशोक ने युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोक को अभिलेखों में देवानापिय पियदर्शी यानी देवों का प्यारा नाम से इसे पुकारा गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो मौर्य वंश की राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति के बारे में कल के वीडियो में पढ़ेंगे और अशोक के महत्वपूर्ण अभिलेखों को भी कल के वीडियो में कवर करेंगे। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।